नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और देखिए, करंट अफेयर की वो क्लास जो आपके पीसीएस या वैसे जो उस समकक्ष एग्जाम्स होती है उन सभी एग्जाम्स में बहुत काम आती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस भी शामिल होता है, तो आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास देने की हम कोशिश करते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, व्यक्ति और हर चीज़ के लिए। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आप जल्दी से जो है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। देखिए, पहली खबर जो है हमारी है बोड़ा त्योहार। ये त्योहार है, देखिए कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट और कल्चर है उससे संबंधित हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, राइट, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और आपको जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसमें। देखिए, आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर है हमारा, उससे संबंधित जो त्यौहार है, उत्सव है, जो भी है, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो कि आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ महाकुंभ जैसा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, तो उसी दौर पे जो है हमने देखा है कि अक्सर कल्चर में जो है हमारी प्रथाएं, परंपराएं, हमारे उत्सव, त्योहार, सन, हमारे जैसे पोंगल है, ये मतलब इन सब चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का, जैसे हमारा इतने, जैसे नॉर्थ ईस्ट, हमारा साउथ इंडिया, हमारा मध्यलैंड, हमारा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इतना बड़ा देश है हमारा और उसकी इतनी विविधता है, तो उस विविधता को जो है ध्यान में रखकर जो है हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजातियाँ है, हट्टी जनजातियाँ, इनके द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, बोड़ा त्यौहार। ये एक बहुत जीवंत, मतलब बहुत अच्छा त्यौहार है और बड़ा भी होता है, इसमें बहुत चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। हट्टी समुदाय जो है ये वार्षिक उत्सव होता है इनका, हट्टी समुदाय के लिए, और इसमें 3 लाख से ज़्यादा सदस्य भी हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्राइब्स है, नोमैडिक जमाती है या ऐसी इंडिजिनस जो स्मॉल लेवल पर है, बहुत कम जनजाति है, जिसका कम जनसंख्या भी है, ऐसे नोमैडिक पीपल जिनको कहा जाता है, या ऐसी समुदाय, ऐसा वर्ग जो बहुत कम है, जिसकी भाषा, जिसकी बोली, जिसकी खान पान, जिसका रहन सहन बहुत डिफरेंट है, तो ऐसे लोगों से भी सवाल, ऐसे इंडिजिनस कम्युनिटी से भी सवाल यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक एग्जाम में पहले पूछे गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हट्टी समुदाय ये हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में है, ट्रांसगिरी क्षेत्र में, और 3 लाख, लगभग 3 लाख इसके सदस्य है। ये माघों का त्यौहार भी जाना जाता है, माघ, और ये पूरे महीने चलता है, और इसमें जो है 3 अलग अलग छोटे छोटे त्यौहार है। मैं तीनों के तीनों का बहुत डिटेल डिस्क्रिमिनेशन और डिटेल्ड जो होती है सारी डिटेल्स जो है मैं लेके आया हूँ सेपरेट, ताकि आपको एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाए। और देखिए, इससे 2 आपके फायदे होंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको मिल गई, जनजातियों का मिल गया, किस प्रदेश में होता है ये पता चल गया, ये दैट इज ओके। बट अगर आप ऐसे लिख रहे हो, मान लो भारत के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें आप कोट कर सकते हो, या आप मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कुछ लिख रहे हो तो वहाँ वो कोट कर सकते हो, या जनजाति के बारे में लिख रहे हो वहाँ आप उसे कोट कर सकते हो। तो आपको ये तीनों अलग अलग जो छोटे त्यौहार है, इसी का पार्ट है, एक बड़े त्यौहार का वो छोटा पार्ट है, सब पार्ट जिसे कहते हैं, वो जो है एक उनके रीति रिवाज और रीति रिवाजों के साथ जो मनाया जाता है, प्रत्येक रीति रिवाज उसके एक अपना किस तरह से मनाने का ढंग है, समय का भी उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मॉर्निंग में, रात में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। अब बोड़ा त्यौहार जो है पौष द्वादशी की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ है और वो शुक्रवार को पड़ा था इस साल। अब इस त्यौहार की अगर बात करें जाए तो हट्टी समुदाय के लिए बहुत सांस्कृतिक, कल्चरल इसका इंपॉर्टेंस है, और उनकी जो एक समृद्ध परंपरा और सांप्रदायिक भावना है उसका ये रिप्रेजेंटेशन करता है ये त्यौहार, राइट, रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये जो है ये सदियों पुराने रीति रिवाजों को गहराई में निहित होता है। और खास करके ये जो बोड़ा त्यौहार है, इसका जो मुख्य मतलब ये क्यों मनाया जाता है, या इसका जो मेन पार्ट है वो है परिवार, फैमिली।
और सामुदायिक संबंध यानी सामाजिक, राइट। तो ये मोस्टली जो है फैमिली एंड सोशल यानी कि समाज, इन पर बेस है, इन दोनों चीजों पर। देखिए आज के समय पर जब फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, शहरों में सिमटती जा रही है, और जहां रिलेशंस की उतने अब देखते हैं आपकी पहले जैसे गाँव में मनाया जाता है उस तरह से रहा नहीं। वहां एक ऐसा त्यौहार जो परिवार को महत्व देता है, समाज को महत्व देता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अब इसके जैसे मैंने जिक्र किया था, इसके छोटे छोटे पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। तो उसमें से पहला पार्ट आता है बोधतो, इसको कहते हैं बोधतो। ये उत्सव की शुरुआत है, मतलब जो त्योहार है उस त्योहार का जो पहला दिन पड़ता है उस त्योहार बोधतो को नाम से उसको जाना जाता है। और इस दिन क्या होता है, परिवार पुड़े, बेदोली, पंटड़े, धोत्री, गुरुडोली जैसे पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं। ये खाने के नाम है, जैसे आप जानते हो कि हमारा देश इतनी विविधता है, इस देश में इतने जाति धर्म, इतने लोग और उनके अपने अपने खान पान की रीति त्योहार। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो धर्म है या जाति है उसका रीजन्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, खान पान को लेकर या बनाने के तरीकों को लेकर। तो एक चीज जहां नहीं चलती है एक पर्टिकुलर समुदाय में, वही चीज दूसरे राज्य में उस समुदाय को चलती है। तो ये बड़ा यूनिकनेस जो है इंडिया की, ये भारत की जो यूनिकनेस है, ये अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत उसकी मिसालें दी जाती है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये व्यंजन है, ये व्यंजन बनाया जाता है और ये देवताओं को सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। ये भोग है, जैसे देवताओं को चढ़ाने वाला भोग जिसे हम कहते हैं, तो ये भोग है। ये सारे के सारे व्यंजन जो है देवताओं के समक्ष चढ़ाए जाते हैं, उनके सम्मान में, उनके लिए थैंक यू बोलने का जैसे तरीका है ये कि थैंक यू बोलने का, ये कृतज्ञता व्यक्त करने का ये तरीका है। और ये समुदाय जो है हट्टी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और जो विरासत है इसको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग करते हुए, मजबूत करते हुए और आधुनिक समय में भी उसको परंपरागत जब पूरा का पूरा उसे कंजर्व करते आ रहा है और उसको मनाने का ये पूरा का पूरा एक अवसर इनको प्राप्त हो जाता है। फिर सेकंड आता है भाती ओज। भाती ओज जो है एक सामुदायिक सभाएं होती है, अगले दिन को भाती ओज कहा जाता है, राइट। मतलब ये देखिए इसके बाद बोधतो के बाद जो आता है वो भाती ओज आता है और ये एक सामुदायिक सभाएं इसमें होती है। और इसमें क्या होता है, एक साझा आंगन, मतलब एक सभी लोग जो है एक मान लीजिए ग्राउंड या ऐसी जगह पर जो कॉमन जगह पर जमा होंगे और वहां पर जो है जो ग्राम प्रधान होगा उसके स्वामित्व वाला एक सामुदायिक प्रांगण है जिसे सियाना के नाम से जाना जाता है। सियाना, राइट। जो ग्राम प्रधान होगा उसका आंगन में ये होगा सियाना, और एक सामुदायिक प्रांगण है मगर वो ग्राम प्रधान के स्वामित्व वाला होगा पर होगा सामुदायिक, राइट। और इसे कहते हैं सियाना। वहां सब लोग जमा होंगे और वहां मनाया जाएगा। ग्रामीण, अब देखिए ये इनके हट्टी समुदाय के देव हैं, शिरगुल महाराज और महासू महाराज, और उसके से जो भी कुल देवता होंगे उनके समर्पित मंदिरों में ये सब लोग फिर इकट्ठा होते हैं, राइट। ये हट्टी समुदाय के जो लोग हैं इन यहाँ पर जाकर अपने जो उनके जो देव है शिरगुल महाराज और महासू महाराज वहां जाएंगे। अब सामुदायिक भोजन होता है, सामुदायिक भोजन, और फिर शाम में जो है लोकगीत गाए जाएंगे, नृत्य होंगे और ये सुबह तक भोर तक चलता रहता है। मतलब पूरी रात जो है भोर तक गाने गाए जाएंगे, जो लोकगीत होते हैं, कथाएं, नाचेंगे लोग, अपना जो है पूरा का पूरा इंजॉयमेंट जो है यहाँ होगा। अब ये हट्टी संस्कृति जो है मोस्टली इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट। और इनका जो है देखिए ये बहुत पहाड़ों में या नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि मातृसत्तात्मक जो है पूरी की पूरी व्यवस्था मातृसत्तात्मक है और माँ मतलब महिलाएं जो है घर की प्रमुख है खास करके। तो आप देखोगे यहाँ अगर आप देखते हो तो इन सभी उत्सव में जो है महिलाओं की बहुत सक्रिय भागीदारी रहती है और वो महत्वपूर्ण वहाँ होती है। अब उसके बाद आता है साजे का दुना, राइट। साजे का दुना जिसमें उपहार और परंपराएं है। भाती ओज के बाद अर्ली मॉर्निंग, भोज तक तो क्या चल रहा है, नाच गाना भोर तक चल रहा है। फिर जब सुबह होती है जो पुरुष व्यक्ति है अपनी विवाहित बहनों से मिलने जाते हैं।
जिनकी बहनें हैं और जिनकी शादियां हो चुकी है तो अपने ससुराल होंगी, तो वो अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और मांस, गुड़ और गेहूं के आटे का उपहार लेके आते हैं। मांस लेके आएंगे, गुड़ लेके आएंगे और गेहूं का आटा जो है उसमें लेके आएंगे, और इसी को जो है साजे का दूना कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? साजे का दूना, जिसमें मांस होता है, गुड़ होता है और गेहूं का आटा होता है। और यह जो है आदान प्रदान, ये आदान प्रदान होता है और यही पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करता है। रिचुअल्स है एंड इट्स वेरी गुड। ये रिचुअल्स जो है और इसी त्योहार के दौरान जो पारिवारिक संबंध है उसको भी मजबूत करते हुए जो है बहनें अपने हिस्से का मांस इकट्ठा करने के लिए अपने माता पिता के घर भी जाती है। तो ये एक प्रथा है, एक परंपरा है, जो मैंने वही कहा। अब मांस का नाम सुन के कुछ जैसे नहीं ये मांस तो मतलब ऐसे कैसे भाई, सन उत्सव में मांस कहाँ से आ गया, तो ये ऐसा नहीं है। अब कई जगह पर जैसे होता है ना, प्रथाएं परंपराएं बिल्कुल अलग होती है, उसमें शुचिता की या जिसे हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बिल्कुल उसमें ना जाते हुए वो अपनी प्रथाएं परंपराएं, और प्रथाएं परंपराएं क्या होती है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है और उसके आसपास जो संसाधन अवेलेबल है खाने पीने के, वही उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है और वही उसके पहनावे का जो भी चीजें रहेगी, उसके आसपास जो संसाधन अवेलेबल है उन्हीं संसाधनों में उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ जो है बन जाता है। राइट, आगे देखेंगे गीत संगीत समारोह होते हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं गीत समारोह में शामिल होती है और वहाँ जो भी स्थानीय गीतकार या संगीतकार या जो भी लोग होते हैं उनके रचित गीत को वो प्रस्तुत करते हैं। और त्योहार का संगीतमय पहलू हट्टी समुदाय की अगर बात करें तो ये रचनात्मकता का प्रतीक है। यस, मतलब वो समाज कितना जीवंत है जिसमें कला और उसको तरजीह दी जाती है, गाने गाए जाते हैं, नाचते ना झूमते हैं, नाचते अपने अपने एक्सप्रेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एक्चुअली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो है उस समाज में क्या आता है, जीवंतता आता है। गाने में अक्सर प्रेम है, परिवार है, प्रकृति, नेचुरल, देखिए ये बहुत नेचर के करीब वाली बात है। और ये गानों का विषय भी होता है, प्रेम होगा, कुटुंब होगा, परिवार होगा, और इस त्योहार के माहौल को जो है वो एक समृद्धता प्रदान करता है, क्योंकि हम सब निकले तो नेचर से ही है, प्रकृति का आभार। देखिए हमारे जो पूर्वज है, अब उसमें नहीं जाते डिजिटल विषय में, मगर हमारे जो पूर्वज है और ये परंपरा भी रही है, आज तक भी देखा जाता है, वृक्ष यानी पेड़ की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, सूरज की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो ये पूजाएं बहुत अहम है, क्योंकि ये इनसे ही हमारी प्रकृति है। राइट, तो ये सब जो है आपको देखे खोड़ा महोत्सव, ये खोड़ा महोत्सव भव्य पर्व 8वें दिन जो है ये खोड़ा उत्सव होता है और ये त्योहार अपने चरम पर पहुंच जाता है। मतलब अब ये पूरे वहां तक जा रहा है और इसमें जो है एक भव्य दावत होती है दोस्तों और परिवार के लोगों के लिए, और इसमें जो है सारे दोस्त मिलकर आते हैं। और भोजन जो है ये सांप्रदायिक पहलू है हट्टी संस्कृति का, मतलब वो केंद्र में भी है और वो यूनिटी और एकता को वो दिखाता है। बोईदूत परंपरा को जारी रखना, मतलब बोईदूत परंपरा है, खोड़ा उत्सव के बाद बोईदूत उत्सव शुरू होता है और वो माघ महीने के अंत तक चलता है। अब इस दौरान क्या होता है, प्रत्येक परिवार पूरे महीने में कम से कम एक बार परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको जो है रात्रि भोज। और ये परंपरा आतिथ्य संस्कार जो हम भी मानते हैं, हम मानते हैं ना भाई, अतिथि देवो भव हमारी कल्चर है। और पारिवारिक संबंध, हम देखते हैं माँ बाप भाई बहन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये परिवार को दर्शाने वाली चीज है बोईदूत परंपरा। ठीक है, तो ये कल्चर वाला पूरा पार्ट था, आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई परेशानी या आपको दिक्कत आती है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026, और ये बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। क्यों न्यूज है? क्योंकि जनवरी 2026 में जो है राष्ट्रमंडल देशों की जो है, राष्ट्रमंडल उन देशों की जो सांसद है, संसदों, राइट, सीपीओसी के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार है, भारत करने वाला है। तो ये भारत के लिए बड़ी बात है। राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ गेम जिसकी बात में, कॉमनवेल्थ नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का राज था वो देश, उनके जो संसद है वहाँ की, उनके अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा जनवरी 2026 में।
हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने गवर्नर हाल ही में CSPOC के स्थायी समिति में बैठक की, इसकी घोषणा वहां पर उन्होंने की है गवर्नर्स हॉल में, राइट। और इस ये जो सम्मेलन है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, संसदीय प्रक्रियाओं में मोस्टली कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया की भूमिका पर केंद्रित होने वाला है, राइट। अब आ जाते ये भारत, उन्होंने बिड़ला जी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और तकनीक प्रगति पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है जहां वो गए हुए, और इसके बाद जो आधुनिक विकास और भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको देखने के लिए दुनिया भर के मतलब जो कॉमनवेल्थ नेशंस है उनको जो है हमने आमंत्रित किया है। जो CSPOC की जो स्थापना है वो 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष थे, उस समय के अध्यक्ष जो थे लुसियन लैमोरेक्स द्वारा की गई थी। और ये जो है राष्ट्रमंडल के जो संसदों के अध्यक्ष होते हैं और पीठासीन अधिकारियों के लिए एक पूरा एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है, कॉमन मंच देने का काम करता है, राइट। अब देख लेते हैं वही 1969 में जो है लुसियन लैमोरेक्स, और ये सम्मेलन जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। लुसियन लैमोरेक्स जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये हर 2 सालों में आयोजित किया जाता है। और सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल देश है उनके बीच में सहयोग बढ़ाने और संसदीय प्रथाओं को साझा करने की पहल की गई थी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन का राज जो है जिन जिन देशों पे था रूल, राइट, उन नेशंस का जो है ये गुट बना हुआ है नेशंस। हालांकि ठीक है, मतलब वो एक बन चुका है अभी, क्या यूनाइटेड नेशन जब से बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, यूनाइटेड नेशंस को ही हम ज़्यादातर मानते हैं, बट ये भी जो है एक तरह का एक इतने देश एक साथ है 51-52, तो एक सही रहता है कि हाँ इतने सारे देश हैं मिल जाते हैं, तो ये चल रहा है। बट इतना इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रमंडल वैसे है नहीं। बट भारत चाहता है कि वो जो संसदीय परंपरा वाले देश हैं, तो भारत अब जैसे ब्रिटेन और भारत जब बहुत स्ट्रांग है इस गुट में, तो भारत चाहता है कि ये चलता रहे, क्योंकि इसमें क्या है कि दुनिया भर के जो इतने मतलब जो डेमोक्रेटिक और संसदीय परंपरा में जिनकी आस्था है, जिनको विश्वास भी है डेमोक्रेसी में, वैसे देश यहाँ पर है। तो एक जो प्रेशर बनाने के लिए दुनिया भर में अच्छे जो पूरे कल्याण के विषय, उनको प्रेशर बनाने के लिए इस ग्रुप का काम आता है। संसदीय संघ या राष्ट्रमंडल सचिवालय से औपचारिक संबंधों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। कनाडा जो है अपनी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सचिवालय भी इसके लिए देता है, राइट। उद्देश्य क्या है? जो संसदीय नेतृत्व है उसमें निष्पक्षता और उसको बढ़ावा देने के लिए जो है काम करता है। संसदीय लोकतंत्र ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना, मतलब वही जैसे कहा ना, डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस, डेमोक्रेटिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये सुदृढ़, मतलब उसको स्ट्रांग करना है, संसदीय संस्थाओं को स्ट्रांग करना है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करना। और ये सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों के बीच एक जितनी भी अच्छी प्रथा है उसकी चर्चा करते हैं और एक दूसरे के अनुभव को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और एक दूसरे से सीखने का एक अच्छा ये मंच है, राइट। 2026 में होने वाला है, मगर भारत 1970, 71, 1986, 2010 में ऑलरेडी CSPOC की मेजबानी कर चुका है। संसदीय प्रक्रियाओं फोकस कहाँ रहेगा 2026 में? हमारा AI और सोशल मीडिया का एकीकरण और इंक्लूसिव को बढ़ाना है, समावेशिता को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम और ऐसी जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है दुनिया भर को सता रही है, पूरी दुनिया जिनसे जूझ रही है, उस पर जो है चर्चा की जाएगी। AI, फिनटेक और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में जो है भारत की आर्थिक प्रगति और तकनीकी प्रगति को भी ये दिखाएगा और भारत की जो विकासात्मक यात्रा है उसकी सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया को दिखाने का एक अवसर हमारे पास रहेगा और हम इसको भुनाएंगे, क्योंकि देखो भारत अब जो है वो 1947 वाला भारत नहीं रहा है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। तो वो जो है हम एक सुपर पावर बनने की रेस में है, सुपर पावर बनने की रेस में है, तो ये एक अच्छा मौका हमारे पास रहेगा, राइट। अगली न्यूज देख लेते हैं। पिंक फायर रेट्राडेंट है ये, देखिए अमेरिका के लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजलिस है उसमें जो आग लगी है वो अमेरिका के इतिहास की सबसे भीषण आग है। वो इतने मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स की, राइट, कई अरबों रुपए की अगर इंडिया में बात करूं तो अब तक नुकसान हो चुका है। हजारों एकड़ हेक्टर जो जंगल है वो जलकर राख हो चुका है और पेरिस हिल्टन और के जैसे कई जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है और
ऐसे घर है जिनकी कीमत 200 करोड़ 500 करोड़ कीमत के घर जो है जल के राख हो चुके हैं और लाखों लोगों को जो है विस्थापित होना पड़ा है, कहीं दूर वहां से हटा के कहीं दूर उनको बसाना पड़ रहा है और अभी तक ये आग जो है कंट्रोल में नहीं आई है, बुझी नहीं है। अब उसके लिए जो है ये पिंक फायर जो है रिटार्डेंट है, ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत चर्चा में आ गया है और पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई है कि इसका इस्तेमाल करना माने जलवायु क्लाइमेट पर बहुत बुरा असर होता है। तो इस चीज को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। राइट तो अमेरिका के जो जंगल में जो आग लगी है दक्षिणी कैलिफोर्निया को, उसने पूरा का पूरा तबाह कर चुकी है ये। और आप जो आग की लपटें हैं उसको देखिए, वह क्या है, जो हवाएं जो चल रही ना अभी हवाएं, उसके कारण आग रुक नहीं रही है, उसके कारण आग नहीं रुक रही। अब उस आग को रोकने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे आप लोग कि बड़े बड़े जो जहाज ये है एरोप्लेन्स, उसमें पानी भर के जो है ऊपर से डाला जा रहा है, बट उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या किया है, आग बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी, यही पिंक फायर रिटार्डेंट, इसमें क्या है अमोनियम फास्फेट है ये, मतलब उस पर आधारित है, उसको तैनात किया गया है और उसका छिड़काव हो रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम अमोनियम पॉलीफॉस्फेट आधारित घोल है, ये एक तरह का घोल है, राइट। तो ये जो है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, और ये बहुत, और इसको सामान्य ब्रांड में कहा जाता है फॉस्चेक। इसको जो है जंगल में जो आग लगती है उसको दबाने के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा, राइट। तो ये देखते हैं क्या है पिंक फायर रिटार्डेंट, राइट। ये पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है उसको देखते हैं। अग्निरोधी रसायनों का ये मिश्रण है, राइट। ये पूरा का पूरा पिंक कलर का होता है, इसलिए इसे पिंक बोला जाता है। ये एक मिश्रण है और उसका उपयोग आग बुझाने या उसके प्रसार को धीमा करने के लिए किया जाता है। या तो पूरी तरह के आग बुझाई जाए, या तो इसको आग जो बहुत बड़े पैमाने पे फैले उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फॉस्चेक, राइट, ये बहुत बड़ा ब्रांड है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये बहुत आम भी है, राइट। फॉस्चेक ये ब्रांड जो बहुत आम है वहाँ पे, बिल्कुल मतलब वहाँ पे चलता ही है। इसमें क्या है, फॉस्चेक पानी, उर्वरक और रंग का एक मिश्रण है और ये पूरा का पूरा पिंक कलर का दिखता है, राइट, पिंक कलर का दिखता है। फॉस्चेक में आमतौर पर उसके दो प्रकार के नमक होते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। ये दो जो है यहाँ पे इसके यूनिट्स है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे लवण पानी की तरह आसानी से वाष्पित नहीं होते और अधिक समय तक ये जो है बने रहते हैं, राइट। ये बहुत लंबी देर तक बने रहते हैं और इसी का लिए जो है दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के पर्यावरणविद, दुनिया भर के जो पृथ्वी की चिंता करते हैं वो सभी लोग बहुत चिंतित हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, वनस्पति पर एक परत चढ़ाने और ऑक्सीजन को जलने से रोकने के लिए जो है आग से पहले रिटार्डेंट का छिड़काव किया जाता है, राइट। वनस्पति पर परत चढ़ने से पहले और ऑक्सीजन को जलने से रोकने के लिए इसका कर जाता है। रिटार्डेंट और जो सोल्यूलोज है पौधों में, इसके बीच एक प्रतिक्रिया से निकट आने वाली आग से ऊष्मा ऊर्जा की खपत होती है और गैर ज्वलनशील कार्बन सामग्री का जो है उसमें उत्पादन होता है। अब रंग जो है आमतौर पर अग्निरोधी में जोड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्निशामक इसे परिदृश्य के खिलाफ देख सके। जो रंग उसमें होता है उसको दूर से वो देख सके। आप देखेंगे जैसे आपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। अब इसके जो है जो अग्निरोधी के चारों ओर देखे अग्नि रेखाएं बनाने में मदद मिलती है और इसे जो है जीवन और संपत्ति की बचत होती है। मतलब किसी एक एरिया में जो है ये पूरा का पूरा कर लेगा और यहाँ छिड़काव होगा तो यहाँ का पूरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर जितनी भी जीवन है, संपत्ति है, वृक्ष है, वो जलने से यहाँ से बच सकता है। 2024 में अमेरिका में पाया गया कि फॉस्चेक जहरीली धातुओं से भरा हुआ है। अब देखिए ये जो है ऐसे तो ठीक है कि भाई आग बुझ जाए, वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट इसमें इतनी जहरीली गैसेस है कि उसके क्या कहने, इसकी बहुत जहरीली गैसेस है। और 2009 और 2021 के बीच आग बुझाने से 400 टन से अधिक भारी धातुएं पर्यावरण में छोड़ी गई है, जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान देती है। पानी में गई है, जंगल में एज इट इज रहती है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, इसके अंदर जितने भी जहरीले केमिकल्स हैं वो लंबे समय तक जो है बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। अब इस धातु में क्या है, क्रोमियम, कैडमियम ये है और ये मोस्टली कैंसर
मनुष्यों में कैंसर और किडनी और लिवर इसकी बीमारियों का कारण बनते हैं, राइट। मतलब लिवर डिसीज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है इन धातुओं से। कौन से? क्रोमियम और कैडमियम। देखिए ये दो याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया, क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत चर्चा में चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये याद होना चाहिए, राइट। अब ये धातु, ये केमिकल जो है जलमार्गों की नदियों में जा रहे हैं, झरनों में प्रवेश कर रहे हैं और जलीय जीवन को भी मार सकते हैं। जलीय जीवन माने क्या? जो वहां पर मछलियां है या जो भी हमारा जो जल का पारिस्थितिक तंत्र है, उस तंत्र को ये नष्ट कर रहा है। अब फॉस्चे की प्रभावशीलता भी अभी स्पष्ट बनी हुई है कि ये कितना कारगर है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, फिर भी इसका यूज होता है। एरियल रिटार्डेंट परिस्थितियों की एक संकीर्ण श्रेणी ढलान, ईंधन, इलाके और मौसम पर निर्भर और प्रभावी भी करता है। मतलब वहां के सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि आग को ये बुझाएगा या नहीं बुझाएगा। तो ये कह नहीं सकते कि ये कितना कारगर है, ये हम कह नहीं सकते। बट जो कि अमेरिका है, आग वैसे भी उससे नहीं कम हो रही है और इतनी जानमाल की नुकसान हो चुका है, तो उसको बुझाने के लिए अब इसको ये हथियार के तौर पर ये इसको इस्तेमाल कर ही रहा है। मगर दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है पर्यावरण के क्षेत्र के, वो उसको चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये एरिया पूरा का पूरा एक बार फिर से कैंसर और किडनी और इन सब चीज़ों को जो है क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो बदल जाएगी। और वहाँ के लिए जो चिंता वहाँ के पर्यावरणविद कर रहे हैं। मगर ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने कहा था कि ये दिस इज द वॉर लाइक सिचुएशन, तो वॉर में सब जायज है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और आप इन सभी क्लासेस को देखिए और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।